बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में कमी वाक़ हुई है। जी हाँ, साल 2022 के मुकाबले में साल 2023 में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में 25.50% बड़ी कमी वाक़ हुई है। जब स्मगलिंग होगी, ऑब्वियसली जब नेबर कंट्रीज से हम स्मगल करेंगे और डीज़ल और पेट्रोल ब्लैक में बिकेगा, तो ऑब्वियसली जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो एमसीज़ की जानिब से उसकी खपत में भी कमी होगी, खसारे में भी वो एमसीज़ मुब्तला होंगी और इसी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी वाक़ हुई है। और साल 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 2,04,80,000 टन थी, जो साल 2023 में घटकर 1,52,60,000 टन रही। साल 2023 में पेट्रोल की फ़रोख्त 13% कमी से 71,50,00,000 टन रही और साल 2023 में हाई स्पीड डीजल की फ़रोख्त 21% कमी से 61,70,000 टन रही। इस हवाले से हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये जो स्मगलिंग कल्चर है, इससे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो ये स्मगलिंग कल्चर मुल्क से कब तक ख़त्म होगा? ख़ास तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की जो स्मगलिंग है वो बड़े पैमाने पर हो रही थी, लेकिन क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से और उसमें बड़ी कमी आई, लेकिन उसके असरात अब हम देख रहे हैं और इसी हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर ज़बू हाली की जानिब गामज़न। साल 2023 में बड़े बड़े चैलेंजेस से बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पेमेंट इन्वेस्ट करना छोड़ दी रियल इस्टेट सेक्टर और बिल्डर सेक्टर में, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत तेज़ी से डाउनफॉल हुआ। फिर बेजा टैक्सेस और भारी टैक्सेस आयद किए गए और ये भी कहा गया साल 2023 में बिल्डर्स की जानिब से हुकूमत की तरजीहात में कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं है। लेकिन अब साल 2024 शुरू हो गया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है, टैक्स पे करके देता है। लेकिन अब जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कोई मराहत नहीं दी जाएंगी, इस पर भारी भरकम टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो वह ऑब्वियसली वैल्यू एडेड सेक्टर डाउनफॉल की जानिब तेज़ी से गामज़न है। और साल 2024 में बिल्डर्स की क्या तवक्कुआत हैं? जो प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, क्या वो दोबारा से शुरू हो सकेंगे? आइंदा आने वाले दिनों में बिल्डर्स को कुछ रिलीफ मिल सकेगा हुकूमत की जानिब से? ये भी कहा जा रहा है कि रियल इस्टेट सेक्टर को दोबारा से तक़वियत मिलने वाली है, कुछ इसमें सूर फूका जाएगा इस सेक्टर में कि ये सेक्टर दोबारा से बेहतर हो सके, तेज़ी बर्पा हो जाए इस सेक्टर में, ताकि टैक्स कलेक्ट हो सके। फिर वैल्यू एडेड सेक्टर है तो लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात ये भी हैं कि इस सेक्टर के ज़रिए स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन होती है, ब्लैक मनी इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से IMF ने इस सेक्टर को रेड जोन में दाखिल किया हुआ है और कहा है कि इस सेक्टर पे मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएँ। तो इन तमाम पॉइंट्स पर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि साल 2024 में बिल्डर्स को क्या तवक्कुआत हैं? क्या साल 2023 जैसा ये ख़राब साल रहेगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, या फिर कुछ उम्मीदें उन्होंने बांधी हुई हैं? इसके अलावा मैं आपको एक इंटरनेशनल न्यूज़ दूँगा कि ब्रिक्स ग्रुप, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ग्रुप बना था और फिर इस ग्रुप ये बना क्यों? ताकि ये एक नई मुआशी ताकत बनकर उभरे, अपनी करेंसी का इजरा ये करें और अपनी करेंसी के अंदर ये लेन देन करें, अपनी एक पावर बनाएं। तो ब्रिक्स ग्रुप का जब सामने आया नाम, तो बहुत से कंट्रीज़, जो बहुत से पावरफुल कंट्रीज़ थे, वो प्रेशर में आए। लेकिन अब ये एक नई ताकत बन के उभर रहा है और बड़ी तेज़ी से उभर रहा है। ब्रिक्स के अंदर कल मज़ीद कुछ ममालिक शामिल हुए हैं, जिनमें ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई, एथोपिया है, मिस्र है। और ये शामिल इस वजह से होने के ब्रिक्स जितनी तेज़ी से अपनी एक नई ताकत बना रहा है और जितनी तेज़ी से ये स्क्रीन पर आ रहा है, तो इससे आइंदा आने वाले दिनों में मुआशी जो मईशत के हवाले से जो पूरी दुनिया के अंदर जो एक लोगों की मोनोपोली है, उसको ये तोड़ेगा और ये कंट्रोल करेगा अपनी करेंसी का इजरा करके। ट्रेड के जो है ये नए रेगुलेशंस मुतारिफ कराएगा और दुनिया के अंदर एक बड़ी चेंजेस आएगी, इकोनॉमिक चेंजेस। तो इस हवाले से ब्रिक्स एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा है और क्या रुकावटें हैं, और ब्रिक्स के अंदर जो जो ममालिक शामिल हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान को भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि चाइना ब्रिक्स के अंदर मौजूद है और हम चाइना के एक फ्रेंडली कंट्री की हैसियत से दुनिया के अंदर अपना एक मुकाम रखते हैं। तो अब तक हम ब्रिक्स का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए? क्या हमारी GDP कम है?
कि हमारी पॉलिसी नहीं है, या कुछ ममालिक नहीं चाहते कि हम ब्रिक्स का हिस्सा बने, या हम अगर ब्रिक्स में चले जाते हैं तो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं, इससे किसी को तकलीफ है। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के हवाले से बात करेंगे, ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान क्यों नहीं शामिल हो रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ज़बू हाली की जानिब गामज़न है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बेहतरी के लिए कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए, SIFC फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मुतारिक है, लेकिन अगर वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आती है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर कहाँ पर जाएगा। इन तमाम पॉइंट्स को आज हम अपने प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे, लेकिन जहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क के अंदर एनर्जी डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और एनर्जी डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए अब तक कोई ऐसी मौसर पॉलिसी सामने नहीं आ रही है जिससे हम ये कह सकें कि हम इस चुगल से बासानी निकल जाएंगे। आज मुल्क के अंदर सबसे महंगी बिजली है, आज मुल्क में सबसे महंगी गैस है, तवानाई का बहरान सर पर है। विंटर सीजन से इंडस्ट्रियल सेक्टर को गैस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होती है। एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी प्राइसेस इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। इसको कंट्रोल करने के लिए उबरी हुकूमत ने बहुत काम किया, लेकिन बहरहाल अभी तक कामयाबी से हमकिनार नहीं हुई उबरी हुकूमत। जाहिर सी बात है, कई सालों से गलत पॉलिसी चलती आ रही, जिसकी वजह से एनर्जी डेफिसिट और एनर्जी क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। और फिर चोरी के जो मामलात हैं, एनर्जी की ख़ास तौर पर बिजली और गैस की जो चोरी हो रही है, इससे भी बड़े जो नुकसानात है मईशत को वो मिले हैं। और जो IPPs हैं, उनके जो मुआहदे हैं, उन लोगों ने हमारी मईशत को तार तार किया है। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसको इस वक्त हम तफसीली डिस्कस करेंगे। और इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सुहेल वजाद सिद्दीकी, साबिक वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताएं कि एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए उबरी हुकूमत ने कोशिशें की, लेकिन जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, कई सालों की ये हमारी गलतियाँ हैं। अब इनको कंट्रोल करने के लिए या इनको ख़त्म करने के लिए हमें कौन से जंगी बुनियादों पर इकदाम उठाने चाहिए? जंगी बुनियादों पे, और हर हुकूमत आके यही कहती है हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। ये तो मैं पिछले 70 साल से सुन रहा हूँ। मैं कहने का मकसद ये है कि अबूरी हुकूमत ने कौन सा इस वक्त इक़दाम किया जिससे कोई चीज़ कंट्रोल हो चुके, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है एज ए एक्सपर्ट। हाँ, बल्कि इक़दाम सिर्फ ये किया है कि कीमतें बढ़ाते रहो, टैक्स बढ़ाते रहो। तो ये तो कोई इक़दाम नहीं हुआ ना। एक टास्क फोर्स बना दी थी, एक टास्क फोर्स बना दी। फर्क नहीं पड़ता जी, टास्क फोर्स के पास कोई पावर नहीं होती। टास्क फोर्स इस मुल्क में अब तक 2 अरब 374 बन चुकी हैं। जितने गैलेक्सी में स्टार हैं, इतने पाकिस्तान में टास्क फोर्सेस हैं। तो आप नहीं समझते कि हम इस वक्त किसी ऐसे रास्ते की तरफ जा रहे हैं जिससे हम शायद एनर्जी डेफिसिट को सच्ची बात कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इसका सलूशन जो है वो मुझे पता है, और उस सलूशन के रास्ते पे कोई करीब भी नहीं है। क्या है सिर्फ एक तरीका है कि अपना वक्त गुजारो और अपने तनख्वाह बनाओ और दुनिया घूमो और चले जाओ, और लाइसेंस दे के कुछ पैसे बनाओ। जैसे एक जमाने में नदीम बाबर साहब थे, कुछ और लोग थे, सबने बनाया बनोया। अब वो कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, अब कोई नजर नहीं आ रहा। वो भी यही कहते थे कि हमने बड़े इक़दाम किए हैं और बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा, जंगी बुनियादों पे सब चल रहा है। जंगी बुनियादें ये थोड़ी होती हैं यार। जंगी बुनियाद 15 दिन की होती है। जंग का क्या, जंग कोई 10,000 साल चलती है, 70 साल। कोई जंग अगर 1-2 महीने से ज्यादा हो जाए तो बर्डन हो जाती है। जंगी बुनियाद होती है 7-8 दिन बस, उसके बाद तो वो लायबिलिटी हो जाती है। आप बताएं क्या सोल्यूशन है? देखिए सर, आप मुझसे 1 बाय 1 पूछें। अभी आपने जुमला कहा था कि जी स्मगलिंग से कंजम्पशन कम हो गया। हाँ जी बिल्कुल। 2 जवाब हैं इसका। पहला जवाब ये है कि देखिए, जब कोई चीज मुल्क में इतनी महंगी हो जाए कि पड़ोस में बहुत सस्ती हो जाए तो उसकी स्मगलिंग तो लाजमी है, क्योंकि लोगों ने तो जिंदा रहना है ना जी। अफोर्डेबल, आपकी पर कैपिटा इनकम ना बढ़े और आपका जरूरियात जिंदगी की एक चीज। अब जो एनर्जी है इस वक्त वो नेसेसिटी हो गई है, लग्जरी नहीं है। बिल्कुल, ये नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी के लिए तो लोग जिंदा रहे, जैसे हवा पानी है इसी तरह एनर्जी है। तो इसके लिए तो वो कहीं ना कहीं से हासिल करेंगे ना मेरे भाई। तो वो एक तरीका है स्मगलिंग। अच्छा, स्मगलिंग आप कहें कि अभी हो रही है, मेरी नजर में तो जब से मैं पैदा हुआ स्मगलिंग हो रही है। कभी इधर से बाहर हो जाती है, कभी अंदर, बाहर से अंदर हो जाती है स्मगलिंग। और जहां से होती है वो सरहदी रास्ते होते हैं,
या आसमानी रास्ते होते हैं या बहरी रास्ते होते हैं। जी अब इनको तो कंट्रोल करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह कर ये जंगी बुनियादों पे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, स्मगलिंग से सिर्फ कीमतें कम हो रही हैं, कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। कंजम्पशन तो वही रहेगा, कुछ स्मगल शुदा हो जाएगा और कुछ आपका सही वाला पेट्रोल मिक्स करके कीमत कम हो जाती, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो चलेगी ना। जी और बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि जैसे मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग जो पहले लैंड क्रूजर में घूमते थे, अब किया में घूमने लगेंगे, फिर सुजुकी में आ जाएंगे, फिर रिक्शा पे आ जाएंगे, फिर मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे, उसकी वजह से कंजम्पशन कम होगा। तो ये तो नेचुरल बात है कि जब मेरी अफोर्डेबिलिटी, मेरी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी तो मैं किसी ना किसी तरह तो अपना खर्चा पूरा करूंगा। अब मेरे पास पेट्रोल के लिए 90,000 थे मिसाल के तौर पर, या 50,000 थे, तो अब अगर 50,000 में पहले मैं 100 मील चल सकता था और अब 15 चलता हूँ, तो फिर मैं अपनी उसी हिसाब से एक्टिविटी करूंगा, कहीं पैदल जाऊंगा, कहीं रिक्शा पे जाऊंगा, कहीं गाड़ी ले जाऊंगा। इस तरह से लोग आहिस्ता आहिस्ता करते करते अपनी कंजम्पशन कम करेंगे, ताकि अपनी जो आमदनी का जरिया बढ़ाने का तो कोई तरीका ही नहीं निकल रहा ना। जब तक बिजली पानी गैस सस्ता नहीं होगा, जी एक्सपोर्ट नहीं होगी, डॉलर नीचे नहीं आएगा, तो आमदनी तो नहीं बढ़ेगी, ना इन्वेस्टमेंट होगा। हमारे अपने रईस लोग, हमारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे अपने पॉलिटिशियंस, हमारे अपने सब लोग अब घर बाहर बना रहे हैं, तो बाहर वाला पाकिस्तान आके क्यों बनाएगा, मुझे ये बता दीजिए। जाहिर सी बात है। आप हर रोज बिल्कुल। कहते हैं हमारे फला साहब का, फला ब्यूरोक्रेट का इतना बड़ा घर है, फला सदर का उतना बड़ा घर लंदन में, उनका फला जगह है, उनका अमेरिका में, उनका स्पेन में, और आप बाकियों से कह रहे हैं, स्पेन वालों से, अमरीक भाई आके यहाँ जरा सा खर्चा कर दीजिए। तो कोई मतलब समझ की बात, ये जंगी बुनियाद है, ये तो मेरी समझ से बाला तर है। इसको अगर सॉल्यूशन जंगी क्या है बुनियाद इसका कहते सोहेल साहब? हैं, सोल्यूशन ये है कि पहले हमने ब्लीडिंग रोकनी है, जी फिर ब्लड देना है। ये नहीं कि ब्लीडिंग हम रोके नहीं, लोगों से निचोड़ते रहे ब्लड, तो सारी पाकिस्तान का खून निचोड़ के इस मर्ज में लग जाएगा और फिर सारे पाकिस्तानी भी बेहोश हो जाएंगे खून की कमी मतलब की वजह से। सोहेल साहब ये बताएं कि आपकी बातों से तो मैं यही नतीजा खस कर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स सही काम नहीं कर रहा, या कोई भी सही शख्स सही पोजीशन पे नहीं बैठा हुआ। मेरा अपनी ओपिनियन तो यही है, क्योंकि अगर कर रहा होता तो आप मेरे साथ प्रोग्राम ही ना कर रहे होते ये वाला। मेरी तो अपनी ओपिनियन यही है, अगर ये सब कुछ सही चल रहा होता तो आप मुझसे क्यों राय लेते हो, तो उसी से ना लेते जो कर रहा है, तो जो ये इस वक्त कर रहा है उसी से पूछते ना कि भाई सोल्यूशन क्या है। जिसके जो इस वक्त काम कर रहा है उसके पास सोल्यूशन होता तो उसी से पूछते ना, मुझसे क्यों पूछते। अच्छा ये इसका मतलब है कि काम सही नहीं हो रहा। अच्छा आपका प्रोग्राम मेरे साथ करने का मकसद ही यही है, बिल्कुल। इसका अल्टीमेट यानी निचोड़ ये या प्रॉब्लम्स लिटमस हैं, पेपर टेस्ट हर्डल्स है कि हैं, बंदे काम इश्यूज हैं, सही भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन सोहेल साहब वरना आप वजीर को लेते ना, जो वजीर ये काम कर रहा है, मैं तो वजीर नहीं हूं ना, मैं आपको कोई भी सोल्यूशन दूं उसका कोई फायदा, आप उसी वजीर से पूछते भाई आपका क्या राय है, आप कैसे ठीक करेंगे, तो आप समझते। अब उसके पास सोल्यूशन ही नहीं है तो वो बेचारा क्या बताएगा। अब आप जब इस मनसब पे बैठे थे तो सबसे ज्यादा कौन से मसाइल आपने देखे तवानाई सेक्टर में? कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि ये कभी हल हो ही नहीं सकते, इसमें ऐसी ऐसी नहीं, रुकावटें खड़ी हो सारे जाएंगी? मसाइल हल हो सकते हैं। मैंने 6 महीने रहा था, उसके बाद मेरा कन्फ्लिक्ट हो गया था बेईमानी के ऊपर, के लोग मुझसे चाह रहे थे कि मैं गलत काम करूं जो मैंने नहीं किया। 6 महीने की मेरी अचीवमेंट मैं बना के दे के आया था, बाकायदा कागज पे लिखे कि 6 महीने में मैंने एनर्जी में ये कर दिया। 150 MMCFD गैस डाल दी थी, जो कि 1000 मेगावाट के बराबर है, एक हफ्ते के अंदर। और इसी तरह चोरी को कम करके 5% चोरी कम कर दी थी। इसी तरह सारी चीजें, ये 6 महीने का कारकर्दगी बता रहा हूँ, वो जी सब लिखी हुई है रिकॉर्ड पे मिनिस्ट्री में। खाकान अब्बासी साहब को समझा के आया था, लेकिन उसके बाद सारा काम उल्टा होता रहा, तो उस पर क्या कर, मुझे हटाया इसीलिए गया था कि मैं काम सही कर रहा था। किसने आपको हटाया? कौन था सबसे बड़ा आपको हटाने का बस रुकावट वही कौन जो थी? अदल बदल के आते जाते रहते हैं, जिनके घर बाहर बनते हैं। और ये मुझे बताएं कि क्या इस वक्त हम लोग अगर ऐसे ही चलते रहे तो क्या हम कभी भी एनर्जी क्राइसिस से या एनर्जी डेफिसिट से नहीं बाहर नहीं निकलेंगे, हम निकल कभी सकते? नहीं निकलेंगे, हम दलदल में गिर के फंस जाएंगे, समंदर की तह में मर जाएंगे। आपने सुना केकड़ा आया था कि इतना तेल निकलेगा, कागजात फेंक देंगे, पासपोर्ट आ जाएंगे, नौकरियों की बाहर होगी। अच्छा, वो सारे लोग जो ये बयान देते रहे वो मजे कर रहे हैं, और जो उसके नतीजे भुगत रहे हैं वो आपको खुद पता है। अच्छा सोहेल साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के वाफिर मकदार में जखायर हैं, कहा जाता है सिंध और जी जी, अभी बलूचिस्तान में हमने है। सिर्फ 1% से प्रोड्यूस कर रहे हैं, 99% हमने में से हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। 66% तो हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है अपना, एक जो हमारा लैंड है जहां जहां रुकावट क्या है, रिजर्व हो। क्यों नहीं करते हम लोग?
रुकावट वही है कि सही जगह पे गलत आदमी लगा, और क्या, पहले ही बता दिया आपको सवाल का जवाब। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी नॉलेज में ना हो, हमारी नॉलेज में है, जब तेल और नॉलेज गैस में के है लेकिन जखायर काम हैं। करने वाला नहीं है ना सर। आप मुझे लगा दीजिए, तेल जखायर निकल जाएंगे। मुझे से मेरा मतलब, मेरा जैसा कोई आदमी, मेरे से मतलब नहीं है कि मैं समझ रहा हूँ मैं कोई अकले कुल्लू, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक ऐसी टेक्निकरेट आदमी हूँ, क्योंकि मैंने इतने साल तक 45 साल एनर्जी और पूरा क्लस्टर में देखा है। सऊदी अरब, दुबई, इराक में सब सीमेंस की तरफ से था। 4 चीजें देखता था, पूरे क्लस्टर का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर था। वेस्ट एशिया का, जी बिल्कुल। अफगानिस्तान, इराक, ईरान, जी जी। ये सारे मुल्क, 26 मुल्क मेरे पास, उसमें मैं यही देखता था। इंडस्ट्री, एनर्जी, हेल्थ एंड ये आपका टेलीकम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें गुजरी हुई हैं हमारे हाथ से इस मुल्क में। आज जो आप टेलीफोन या जिस पे ये आप बात कर रहे हैं मेरे से, इसके ऊपर ही मुझे सितारा इम्तियाज मिला था। मैंने 6 जी महीने में बिल्कुल। पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री चेंज कर दी थी कि मोबाइल आ गए थे। आपको याद होगा 99 में मुशर्रफ साहब ने तीसरे महीने एक तकरीर की थी, उसमें कहा था कि दादा एप्लीकेशन देता है और पोते को फोन मिलता है। ये मुशर्रफ साहब का जमाना है, बहुत पुराना नहीं है ना। और 2001 में मुशर्रफ साहब ने कहा था टेली डेंसिटी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। ये इसके पीछे एक शख्स है जो इस वक्त आपसे बात कर रहा है। ये बहुत एजाज की बात है कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन इसीलिए किया। सितारा इम्तियाज मिला था मुझे। जी बिल्कुल। और इसमें स्टील मिल को भी मैंने टर्न अराउंड करके 200 बिलियन प्लस कर दिया था। आपसे फिर माइनस नहीं, दोबारा किसी 200 ने राब्ता बिलियन किया, प्लस। किसी हुकूमत ने आपसे राब्ता किया कि आइए अपनी खिदमत सर्व करें दोबारा से पागल है आके? कोई, जिसके मजे लगे हुए सिस्टम में, वो मुझसे राब्ता करेगा कि मैं मजे खत्म कर दूं? यार आप अजीब बात कर रहे हैं। जिसके मुंह को खून लगा हुआ है वो मुझसे क्यों राब्ता करेगा? वो सब मजे कर रहे हैं सिस्टम में, एवरीबडी इज एंजॉयिंग ना। ये आपका सिस्टम ही ऐसा है। बिल्कुल आप भी बिल्कुल। इंजॉय कर रहे हैं। मेरा अगर ये खराब नहीं होता तो आप भी मेरे से प्रोग्राम नहीं करते, आपकी रेटिंग ही नहीं होती। तो नहीं। सब इस सिस्टम को हाँ, इंजॉय आपने कर रहे हैं आपने मेरे हमें, भाई। आप रेटिंग तो अलग मामला है, लेकिन आप जो हकाइक बता रहे हैं ये हमारे लिए बड़े मीनिंगफुल है, बड़े वैल्यूएबल हैं, इसीलिए हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे बताएं वजाहत साहब कि आपने सोल्यूशंस भी दिए होंगे जब आप मनसब पर थे, जब सर आप। पूरी किताब लिख के दी है, पूरी किताब लिख के दी है, और उन लोगों को लिख के दी है दोज हु मैटर्स, लेकिन उस पे एक जुमले पे अमल नहीं हुआ। आई हैव विटनेसेस। सही। अच्छा हाँ, सुहेल, मुझे $200 मिलियन की रिश्वत जरूर ऑफर हुई, जो कितने मैंने नहीं दी। कितने बिलियन डॉलर्स की रिश्वत हुई आपको? पहले 100, फिर 200 मिलियन। 200 मिलियन डॉलर की रिश्वत आपको ऑफर हुई, जो आपने ठुकरा दी थी। जाहिर है टुकराई होगी, तभी तो गर्बत में बैठा हूँ कर्जे पे। अच्छा सोहेल साहब, ये बताएं कि आप पीएसओ के वरना चेयरमैन भी मेरा रहे। भी घर होते ना 2-3 बाहर। बिल्कुल, आप तो मुहिब वतन पाकिस्तानी, और आपने सबूत दिया, और आप जैसे लोगों की मुल्क जरूरत है हमें। वतन का तो पता नहीं इस मुल्क में कौन है या नहीं है, लेकिन हाँ दिल में दर्द जरूर है गरीब आदमी का। और एक मैं आम आदमी हूँ, जज का बेटा हूँ, तो थोड़ा इंसाफ भी समझता हूँ। अच्छा सोहेल साहब, मेरा आप। बाप भी बहुत गरीब आदमी था, जज था, लेकिन बहुत गरीब था। फटे हुए कपड़े पहनता था, इंसाफ करता था। आज के जजों की तरह मर्सिडीजों में नहीं घूमता था। टूटी हुई गाड़ी थी उनके पास। और इतने ही बड़े जज थे जितने आज बड़े जज है ना, इतना ही बड़ा इंसाफ था जितना आज। लेकिन उस वक्त इंसाफ बहुत ज्यादा था। मेरे बाप से कोई बात करते हुए पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं थी कि फोन कर ले। सोहेल ये साहब। रिकॉर्ड पे बात है, आप पूछ लें जो उनके जी साथी थे। बिल्कुल। सोहेल साहब, आप पीएसओ के चेयरमैन भी रहे हैं, आज पीएसओ खसारे में है। क्या गलत पॉलिसीज अपनाई पीएसओ ने जिसकी वजह से आज वो रिकॉर्ड डायरेक्ट खसारे में है? सर्कुलर 12 या 13 बिलियन का बिजनेस करते हैं, 800 बिलियन उनका डेट है। तो खुदकशी कर सकते हैं वो, नहीं और तो तो कुछ नहीं कर कौन सकते। सी ऐसी गलतियां की पीएसओ ने, जब आप तो थे भाई तो क्यों दे रहे हैं? सरप्लस थी? एसपी के अगेंस्ट दिया करें ना भाई, पेट्रोल ना देना। उन्होंने तो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो भी खा गए पीएसओ वाले। जो अगर मुल्क में इस वक्त खुदा ना खास्ता, मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ हो जाए तो आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है, एक दिन के भी, लड़ने के भी नहीं है। तो ये जो पीएसओ दावा करता है कि हमारे पास इतने रिजर्व्स मौजूद है इतने दिन के, ये सब गलत अफवाहें हैं, ये सब गलत आपने बातें अभी हैं। मुझे स्टैटिस्टिक्स भेजी हैं जिसमें लिखा है फर्नेस ऑयल इतना कम हो गया। जाहिर है फर्नेस ऑयल के में भर गए हैं सारे टैंक, क्योंकि फर्नेस, हमारी रिफाइनरी फर्नेस, अभी आपने रशियन ऑयल मंगाया था, गलत पॉलिसी, टोटल गलत पॉलिसी। वो सारा रिफाइनरियां बेड़ा गर्क हो गई। आपने खुद ही अभी बता, आपकी रिपोर्ट में होगा कहीं ना कहीं, मैंने कहीं पढ़ा जी है। बिल्कुल। तो बहुत सारी ये, अब रशियन बंद कर दिया आपने रशियन में। भाई आपने पहले काम तो करे ना। मिसाल तौर पर अगर सीमेंट की फैक्ट्री लगानी तो पहले सीमेंट की लगाए ना। शुगर की फैक्ट्री में सीमेंट कैसे डाल देंगे आप? तो रिफाइनरी सेक्टर को हम बेहतर करने के लिए कौन से स्टेप्स उठा अपग्रेड सकते किया हैं? ही नहीं आज तक। रिफाइनरी सेक्टर हमसे 2.5% अपग्रेडेशन चार्जेस
हर बंदे से जो 1 रुपए का भी पेट्रोल खर्च करता है उस पे उससे लेता है 2.5 पैसे 1 रुपए 100 रुपए 2.5% समझ लें ज़कात के तौर पे। और ये सम और वो उसके बाद 1 पैसा रिफाइनरी अपग्रेडेशन पे आज भी स्कीमिंग पे लगी हुई है, आज भी डीप कन्वर्जन हमारे यहाँ है ही नहीं, कोई ऐसी वो नहीं है जहां लोग 95-93% यील्ड ले रहे हैं व्हाइट ऑयल की। हमारी तो मैक्सिमम 53% है, वो भी पार्को की होगी शायद, अब पता नहीं वो भी गिर गई या ऊपर है, तो इससे ज्यादा है नहीं। और हम वो यूरो 4-5 टाइप की तो चीजें आप बाबुखार हैं। चलें आगे बोलें। अच्छा सोहेल साहब, टेक्निकल ये बताएं कि आपकी जरिए ईरान क्या से हमने बोलना। मुआहदा किया था कि हम वहां से गैस ले लेंगे तो शायद हमारे मुल्क में जो गैस प्राइसेस है वो कम वो हो जाए। मैंने मैं मेरा ही प्रपोजल था, लाइन भी पूरी तय हो गई थी, डलने का भी हो गया था, मुआहदा भी हो गया था। उसके बाद मुख्तलिफ वजूहत के तहत हमने लाइन अपनी तरफ से नहीं बनाई। अगर हम अपनी तरफ से बना देते, वहां से बना देते, आज दुनिया ईरान से चीजें ले रही है, इंडिया भी और बाकी मुल्क भी, तो हम भी ले लेते, लेकिन हमने वो लाइन ही नहीं बनाई और वजूहात आज क्या हम थी, बना भी नहीं वजूहात सकते। क्या और ठहरी उस पर जिसकी वजह आप से ये यकीन करें कि उस नहीं हो पाया मुआहदे में मंसूबा 1 मुकम्मल। मिलियन डॉलर रोज की पेनल्टी लग रही है, रोज की पेनल्टी है 1 मिलियन डॉलर आप पे। वजूहात क्या ठहरी थी और जिसकी आज वजह से आपके पास मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ? $6 पे गैस होती, आज आपके पास 3 से 6 के दरमियान गैस होती, मतलब और हम, तकरीबन 3 BCF होती, 3 BCF। सोहेल साहब, हम अपने मुल्क से ना तेल निकाल सकते हैं, ना गैस ले सकते हैं, ना और हम दूसरों से भी बराबर नहीं वाले ले से सकते। गैस ले सकते हैं, तो हम फिर नहीं, वो भी नहीं ले कैसे सकते, आगे वहां से बढ़ेंगे? स्मगलिंग करा सकते हैं। गैस ले नहीं सकते, स्मगलिंग करा सकते हैं। ट्रेड नहीं कर सकते, स्मगलिंग करा सकते। इंडिया से भी स्मगलिंग होती है, ईरान से भी स्मगलिंग होती है, और चाइना से भी स्मगलिंग होती है, अफगानिस्तान से भी स्मगलिंग होती है, मुख्तलिफ चीजों की। हम ट्रेड नहीं कर सकते, हम स्मगलिंग कर सकते। हम अपने मुल्क से तेल और गैस को एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, जखायर मौजूद है हमारे मुल्क में वाफिर मिकदार में, एक्सप्लोर फिर भी भी नहीं हम कर सकते, इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्मगलिंग कर सकते हैं। रुकावट क्या है, क्यों नहीं कर सकते? सॉवरेंटी। और पॉलिसीज, आप सॉवरेन मुल्क नहीं है। और पॉलिसीज आप पॉलिसीज तो है ही नहीं इस मुल्क में। कौन सी पॉलिसी? आप खुद, मैं मीडिया के आदमी है, मुझे बता दिए कौन सी पॉलिसी। यानी इसका मतलब यह है कि हमारा जो मुस्तकबिल मुझसे है, क्यों पूछ रहे हैं? आप बताइए, इस मुल्क में किसी भी इंस्टीट्यूशन की कोई पॉलिसी है? किसी भी हेल्थ, एजुकेशन, छोड़ें एनर्जी को, ये तो बहुत हाईली टेक्निकल चीज है। जो बेसिक चीज है उनकी सोच बिल्कुल लीजिए, कोई है? आप बिल्कुल पानी, गैस, सफाई, कचरा उठाने का तरीका, कचरा फेंकने का तरीका, कोई चीज आप बिल्कुल आप बता वजह दें कह रहे हैं। हम सिरिंजेस लोग को फेंक। पॉलिसी, हम लोग लफ्ज पॉलिसी पे एनएसआर ही नहीं करते। हमारे पास तो आईएमएफ की पॉलिसी होती है और हम सिर्फ उसको मनोवन तस्लीम करते हैं। तो आपका आईएमएफ, आप आईएमएफ के दिल में आपके लिए बहुत दर्द है, क्या आप समझते हैं? नहीं, बिल्कुल आईएमएफ के तो तो वो हम आपको सामने पॉलिसी अच्छी बेबस है। देगा या बुरी देगा? मैं आपका दुश्मन हूं तो आपको पॉलिसी क्या दूंगा? अगर मुझे आपको कर्जे में जकड़ते रहना है तो मैं आपको कौन सी पॉलिसी दूंगा, अच्छी वाली या बुरी यानी वाली? आप पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल रोशन नहीं देखते हैं, मुख्तसरन ये है। नहीं, मैं तो बहुत रोशन देखता हूं, बशर्ते के लोग सही याद लगा दीजिए, आप बगैर पैसे लिए लोग लगा दीजिए। बहुत शुक्रिया सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम सोवरेंट हैसियत से आगे बढ़ें और हम पॉलिसी बनाने की कोशिश करें तो हम बहुत से मसाइल पे काबू पा सकते हैं। बड़े दर्दनाक इनके शफात किए सोहेल वजाद सिद्दीकी ने अपने इंटरव्यू में, और बहुत सी ऐसी बातें बताई जो हमारे इल्म में नहीं थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान माला माल है तेल और गैस के ज़खायर से, लेकिन हम नहीं निकाल सकते। हम पड़ोसी मुल्क से गैस हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हम पर बहुत से प्रेशर्स मुसल्लत किए जा चुके हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। और इन्होंने ये भी बताया कि इनको ईमानदारी से काम करने की सज़ा दी गई, रिश्वत की ऑफ़र हुई, इन्होंने ठुकरा दिया। ऐसे लोग अगर आ जाते हैं दोबारा मनसब पर और पाकिस्तान की मुआशी भागदौड़ संभालते तो यकीनन हमारे मुआशी मसाइल ना सिर्फ हल हो सकते हैं बल्कि हम अपनी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगले सेगमेंट में हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मसाइल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन आबाद आसिफ समसम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साल 2023 तो आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक रहा, ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर चल सका, ना ही रियल इस्टेट सेक्टर परफॉर्म कर सका। क्या साल 2024 में आपको तवक्कुआत हैं? क्या हुकूमत की तरजीहात में कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट सेक्टर शामिल है? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस मौजू पे बात करने के लिए मदऊ किया।
जी 2023 जैसे आपने खुद ही बात मुकम्मल कर दी 2 जुमलों में कि जो हाल था, जो हशर हुआ हमारा, जो मामलात थे, आपको पता है कि एक सियासी अदम इस्तेकाम का साल था वो 2023। लेकिन इसके कुछ आखिरी दिनों की मैं बात करूं, लास्ट क्वार्टर की, तो कुछ मैं समझता हूं कि बेहतरी के आसार शुरू हो गए थे। अब जैसे ही बेहतरी के आसार शुरू हुए हैं तो फिर एक इलेक्शन फरवरी में जो है, यानी 1 महीने के बाद तकरीबन वो इलेक्शन होने के लिए जा रहा है। वो फिर से एक बेयकीनी की सूरत हाल हमारे सेक्टर के लिए है, एक मैसेज है कि आगे जो आने वाली हुकूमत है उसकी क्या पॉलिसी होगी। जैसे आपने एक बात कही कि हुकूमत की तरजीहात, तो अब तो हुकूमत है नहीं, तो हमें तो नहीं पता कि आने वाली गवर्नमेंट की क्या तरजीहात होंगी। लेकिन निगरान हुकूमत के हवाले से मैं ये कह दूं कि थोड़ा सा इस्तेकाम आना शुरू हुआ था, और हम समझते हैं कि अगर ये थोड़े टाइम और ये मामला चलता तो बहुत ही बेहतर हो जाता। हो सकता है हुकूमत आने के बाद, जो नई हुकूमत आएगी उसके बाद कुछ ये बेहतरी आ जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइम लगता है हर चीज़ को सेटल होने में, स्टेबल होने में। और फिर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको आने में, उसको चीज़ों को ठीक करने में भी टाइम लगेगा। तो हमारा ये मानना है कि जैसे एक स्टेप लिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, और उनकी जो निगरान हुकूमत जो हमारे मुल्क में है उनकी तरफ से, जी इस माशी पॉलिसीज को बेहतर बनाने के लिए, मुल्क के माशी हालात को ठीक करने के लिए, और जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये अब जाके कुछ बेहतरी की तरफ ये जाना शुरू हुआ था। आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, डॉलर के रेट भी किसी जगह पे आके वो स्टॉप हो गए हैं, और जो स्मगलिंग के हवाले से जो माफियाज हैं उनके साथ जो क्रैकडाउन है वो भी मुसलसल अभी तक जारी है। तो मुझे ये सवाल तो मेरे लिए भी है, आपके लिए तो है सवाल, लेकिन हमारे लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए ये सवाल है कि क्या आने वाली हुकूमतें इस तसलसल को बरकरार रखेंगी? क्या वो इस विल के साथ, जो विल आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिखाई, उस विल के साथ इसको कंटिन्यू करेंगी? ये सवाल तो मेरे लिए भी एक सवाल है जिसका मैं समझता हूं कि अभी कोई जवाब देना मुनासिब नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, हमारी तमाम बिजनेस कम्युनिटी का मानना है जी कि ये जो तसलसल जो है, जो अभी चल रहा है, जो माशी पॉलिसीज के हवाले से, अगर ये थोड़ा और चल जाए, उसको थोड़ा और टाइम मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क जो है बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि कानून जो होता है ना, जब कानून की बात की जाती है, तो कानून कोई भी बनता है तो वो कानून आवाम की भलाई के लिए बनता है। इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन से तो लोग समझते हैं, उन्हें एक बेयकीनी है कि आगे क्या, फिर कौन सी हुकूमत होगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला लोगों का महंगाई का है, लोगों के माशी हालात का है। हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको सर्वाइवल का मसला है, यानी ग्रो का मसला तो नहीं हम बात कर रहे हैं, हम ग्रोइंग की बात तो अभी कर नहीं रहा हूं मैं, लेकिन सर्वाइवल रहना, सर्वाइवल करना बहुत जरूरी है, तो इनकी सर्वाइवल का मसला है। तो मैं समझता हूं कि जब भी मईशत ठीक होगी, मुल्क के माशी हालात ठीक होंगे, लोगों को महंगाई में कमी नजर आएगी, लोगों को रोजगार जो है वो बढ़ता हुआ या रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। मैं समझता हूँ आज के टाइम का सबसे बड़ा मसला वो यही है जो मैं बात कर रहा हूँ। मगर और आसिफ मैं साहब, समझता हूँ अब तो अदालत ने कह दिया है कि इलेक्शन होंगे और बर वक्त होंगे, और अब तो पूरे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि सियासी हलचल है और इलेक्शन की तैयारियां हैं। अब तो ये जो सेटअप है, उबूरी सेटअप, ये तो शायद कंटिन्यू ना कर पाए, ज़्यादा दिन नहीं है इनके। तो अब जो नई गवर्नमेंट आ रही है उससे भी आपको तवक्कुआत नहीं है, आपके खदशात अभी जो कि तो ही हैं। साल 2023 इंतहाई वर्स्ट रहा आप लोगों के लिए। साल 2024 में भी कोई रिलीफ मिलने का इम्कानात नहीं है। तो क्या होगा? कितने प्रोजेक्ट्स बंद हो गए? जो प्रोजेक्ट्स बंद हो गए क्या वो खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? 2023 में कितने प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने सीज कर दिए? अरबों रुपए आप लोगों के भी फंस गए और अरबों रुपए लोगों के भी फंस गए। तो इस हवाले से क्या डिस्क्रिप्शन है आपके पास? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट सील हो गए, बंद हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा रुक कभी गए, भी नहीं था। सीज हो हाँ, गए, ये जरूर है। रुक गए। आप लोगों ने हाँ, रुक गए। रुक गए, इसलिए रुक बंद कर गए दिए कि ना आपने, हाँ, उसको फाइनल स्टेज पे नहीं लेकर गए,
फिलहाल आपने इसलिए बंद कर इसलिए दिए देखिए, क्योंकि हाँ, जाहिर सी बात है जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये मेरा पूछने का मकसद ये है। जी, मैं ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए मुतासिर हुए वो इस वजह से मुतासिर हुए कि वो डबल प्लस कॉस्ट हो गई कंस्ट्रक्शन की। एक तो इसने बड़ा हिट किया, फिर इसके बाद मुल्क से पैसा जो है वो आपको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट 22-23% तक पहुंच जाए तो ये सबसे ज्यादा हिट करता है। और इस इंटरेस्ट रेट ने मैं नहीं हिट किया, हमारे सेक्टर को हिट नहीं किया। बिल्कुल इस इंटरेस्ट रेट ने 17 मजीद सेक्टर है इस मुल्क में इंडस्ट्री के, उन सबको हिट किया उसने। बिल्कुल और 22% पे कायबो जब एड ऑन हो जाएगा तो 25-26% पे ना होम फाइनेंसिंग होगी ना ऑटो फाइनेंसिंग होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली बचा कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली देखे ना, जब आपको इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा मिल रहा होगा तो कौन जाएगा इंडस्ट्री की तरफ, कौन जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, कौन जी जाएगा इन्वेस्टमेंट की तरफ। उसको सबसे आसान एवेन्यू आपने फराहम कर दिया कि आप यहाँ बैंक में पैसे रखें आपको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि सबसे पहले जो ये इफेक्ट करेगा हमारे लोगों के रोजगार को इफेक्ट करेगा जब एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। देखिए मैं, हमारा मानना है, मैं आपको एक हमारा जो पोजीशन है वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं जी कि अगर हम किसी ऐसी पॉलिसी पे इख्तलाफ ना करें या एहतिजाज ना करें जिससे हमारे सेक्टर में काम रुक जाए। हमारे सेक्टर में काम रुकने का मतलब है कि 70 से ज्यादा लाइट इंडस्ट्री का काम रुक जाए। तो आप देखेंगे कि अगर हम एहतिजाज ना करें तो दूसरे दिन वेरी सेकंड डे इतना तेज है इसका रिएक्शन कि दूसरे दिन चौरंगियों पे मजदूरों की तादाद बेलचे और कुदाले लेके आपको बैठी हुई नजर आएगी। तो अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो कि हम एहतजाज करेंगे आप लोग? हम तो मुसलसल एहतिजाज में देखिए ना जो अब कौन एफडीआर सा की आप पॉलिसी। रस्सा अपनाएंगे एहतजाज का? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या बैनर्स लगाएंगे या फिर आप लोग धरना देंगे? क्या किस तरीके का एहतजाज करना चाह रहे हैं आप? देखिए मैं आपको बड़ा सिंपल बता दूं, ये धरना देना, ये एहतिजाज करना, कौन इस सा तरह का तरीकेकार होगा? आप हम लोगों कोई का क्या पॉलिटिकल, तरीकेकार होगा? हाँ मैं आपको बता रहा हूं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है सही। ना, हमारा कोई सियासी अज़ाइम है, ना हमें कोई इतना शो ऑफ चाहिए हमें अपनी बका के लिए प्रोजेक्ट्स कि बंद हम कर देंगे, सरमाया बाहर ले जाएंगे, किस किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे? ये हम नहीं ले जाएंगे। जब किसी को एवेन्यू नहीं मिलेगा तो ये सरमाया जो होता है ना ये बड़ा डरपोक होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत डरपोक होती है, ये चिड़िया से भी ज्यादा कमजोर दिल की होती है। आप इसको डराएंगे, जैसे अभी एक खुला मैसेज है कि आईएमएफ के नाम पे ये कहते हैं कि जी मजीद टैक्स करना है इस सेक्टर को। जी तो कोई ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। हम आबाद के लोग, हम वर्टिकल तामीरात करते हैं, हम 4000 गज का स्विमिंग पूल वाला अंडरग्राउंड बंगला नहीं बेचते। हम लोग वो उस काम पे हैं जुड़े हुए जो नोबल कॉज है, यानी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है पूरी दुनिया में बेघर अफराद को छत फराम करना। वो चूंकि माशी मुश्किलात हैं हमारी, वो नहीं पूरी कर सकते, तो ये प्राइवेट सेक्टर इसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। मुसलसल हमें मैसेज मिल रहा है कि इस सेक्टर को और टैक्स किया जाए। आप क्या समझते हैं कि आप अगर किसी भी प्रोडक्ट पे एक जूता बनता है उसको 5000 की कॉस्ट है, उसको 20,000 का टैक्स लगाएंगे तो वो 25,000 प्लस ही बिकेगा ना। बिल्कुल आप सही जिस कह रहे सेक्टर को हैं। जितना आसिफ टैक्स आसिफ करेंगे, समसम, मुझे यहाँ ब्रेक सॉरी लेने एक का मिनट कहा एक जा मिनट रहा एक है। ब्रेक मिनट लेने एक के एक बाद मिनट मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी रखूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आसिफ समसम ये बताएं 2023 में कितने रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं जो वक्ती तौर पे आप लोगों ने बंद कर दिए हैं? देखिए मैं तादाद की बात पे इसलिए नहीं जाता हूं कि मैं तो बात कर रहा हूं ऑल ओवर, मैं हम तो सब तमाम की बात कर रहे हैं क्योंकि आबाद पूरे पाकिस्तान में वाहिद प्लेटफॉर्म है इस एक सेक्टर अंदाजे का। के मुताबिक कितने प्रोजेक्ट्स बंद हो गए मैं हैं? समझता हूँ 50% से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो रुकने जा रहे हैं, और बाकी जो 50% जिनकी मैं बात करूं उनके हवाले से वो प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए नहीं है कि तीन चीजें उसको हिट कर रही हैं। एक तो सबसे पहले डूइंग कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हिट कर रही है। दूसरी बात मार्केट में कैश का फुकदान उसको हिट कर रहा है। तीसरी बात जो बाइलॉज हैं या जो मामलात हैं वो आपको पता है कि हर थोड़े दिन के बाद कहीं ना कहीं जो है कोई उस तब्दीली हो जाती है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी उसको हमेशा हिट करती है। अच्छा मगर आसिफ अब चूंकि आसिफ साहब ये बताएं कि 2023 में हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट देखी थी। आर्मी चीफ ने आप लोगों को बुलाया था, आप लोगों से मीटिंग की थी और मुख्तलिफ सिक्योरिटी हुकाम ने भी आप लोगों से वक्फे वक्फे से मीटिंग की। तो उसके बाद से आप लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हुआ। आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स थे वो बड़ी तेज़ी से काम करने लगे, बढ़ने लगे।
तो आप लोग थोड़े से, आप लोगों के अंदर एतमाद पैदा हुआ। तो क्या ये सिलसिला जारी है? अभी भी आप लोगों की कोई रिसेंटली मीटिंग हुई है और रिसेंटली मीटिंग में आप लोगों को कोई रिलीफ देने की बात की गई है या आप लोगों को कोई पॉजिटिव सिग्नल दिया गया है? देखिए, चीफ साहब ने जो मीटिंग की ना, वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इतना एक भरपूर एतमाद हमें मिला उससे। जी। हमारे हौसले भी बढ़े इन हालात में, जो माशी हालात हैं उसके बावजूद हमें उन्होंने हौसला दिया। हमारे पूरी बिजनेस कम्युनिटी को इन्होंने एक मैसेज दिया कि वो तमाम इदारे आपकी मदद करेंगे अगर आपको कोई रुकावट है, कोई डिले का प्रोसेस है। और जहां तक आपने बात की कि कोई रिसेंटली मीटिंग, तो देखें, जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है, कोई बड़ा मैसेज जाता है, तो उसका फॉलो शुरू हो जाता है वेरी नेक्स्ट डे से, और मुसलसल उसका फॉलोअप शुरू है। मुसलसल कोई जो भी चीजें रुकावटें हैं वो दूर की जा रही हैं। लेकिन ये बात आप याद रखें कि पब्लिक को, लोगों को, अवाम को जब तक इतना एतमाद उनका नहीं बढ़ेगा, उनको हौसला, और ये मैसेज जो हमें मिला वो यानी public तक नहीं मुसलसल जाएगा। आप लोगों की मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, फॉलोअप्स लिए जा रहे हैं, follow-up रुकावटें बिल्कुल दूर चलता हो है, रही हैं। अभी बिल्कुल। रिसेंटली मीटिंग आप लोगों की कब हुई, क्या उसमें डिस्कशन हुई, क्या रुकावटें थी जिसपे दूर करने पे इत्तेफाक किया गया? कुछ इस हवाले से देखिए, बता अभी दें। अभी रिसेंटली जो फॉलोअप के हवाले से मैं बात करूंगा कि फॉलोअप में हम समझते हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से जो रुकावटें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन तकरीबन मैं समझता हूं कि दूर हो गई हैं। कुछ चीजें रह गई हैं, हम थोड़ा सा उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कोई तो अगर ये कानूनी मुलाकात अगर, आपकी किससे हुई थी जिसमें ये एचबीसीए का मामला जेर बहस आया? देखिए, ये मुलाकात तो मैंने आपसे कहा ना कि जो मिनिस्टर हैं मुबीन जुमानी साहब, जी। ठीक है, उनको उनको भी जो निगरान हुकूमत की ऊपर से भी उनको हिदायत है कि उनको जो है इनके मामला को टैकल करना है। और मैं आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूँ कि मुबीन जुमानी साहब ने जो कदम उठाए, जो उन्होंने स्टेप्स, यानी जिसको कहते हैं ना कि जो फैसले किए जाते हैं या जो मैसेज आता है उसको अमली जमा पहनाने के लिए मुबीन जुमानी साहब ने उनकी बहुत काविशों आगे को बढ़ आप के, सराह क्योंकि रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिक्योरिटी इदारों से मुलाकात आपकी कब हुई और क्या शेड्यूल तय है और इस हवाले से जो फॉलोअप लिया जा रहा है देखिए, उसकी मैं क्या जैसे डिस्क्रिप्शन आपने है? खुद ही बात शुरू की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे कराची, बिल्कुल। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को, वो जब बिल्कुल। आते हैं तो आपको पता है वो ओपनली ये मैसेज होता है। जब वो मिलते हैं तो लोगों को पता होता है कि बिजनेस कम्युनिटी के मुश्किलात वो सुनने के लिए आते हैं, और वो उनके अदालत की कोशिश उस वक्त भी करते हैं और आगे फॉलोअप में भी करते हैं। तो वो चीजें मैंने आपको यही बताया कि वो फॉलोअप मुसलसल हमारा ये राब्ता जो है वो जारी है फॉलोअप के हवाले से। अभी कुछ मामलात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, हम बता दें कि भत्ते के मामलात इस शहर में अब कुछ बढ़ना शुरू हो गए हैं। भत्ते के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको थोड़ी सी तशवीश बढ़ रही है। सही। हमारे भी मेंबर्स हैं, वो भी इसका शिकार हुए हैं, उनको, वो भी विक्टिम भी हैं, उनके प्रोजेक्टों पे, उनकी साइट ऑफिस पे हमले भी हुए हैं। हमारे जो लोगों ने, जिन लोगों को शनाख्त किया या उनकी निशानदेही की, उसके हवाले से भी हमने सारी चीजें उनको शनाख्त में मतलब कौन सा ग्रुप आया है? शनाख्त आप लोगों ने जो किया है, क्या ये कोई नया ग्रुप आया है या पुराने लोग हैं, क्या है? कुछ इस हवाले से बताएं। देखिए, मैं आपको यूं बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हम अगर बात करते हैं तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको सिक्योरिटी इदारों के लिए जो है ना, उनको आइडेंटिफाई करना या उनको फॉलो करना मुश्किल होता है। लेकिन मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिसमें कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं, और ये अच्छा। कुछ नए इलाकों में भी पेनिट्रेट किया है इन्होंने। स्कीम 33 में पेनिट्रेट किया है, गार्डन के इलाकों में पेनिट्रेट किया है। सही। और ये सारे वाकयात वो हैं जो आपके मीडिया के चैनल पे रिपोर्ट हो चुके हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई सरप्राइज दे रहा हूं या मैं आपको कोई तो फिर इंकशाफ करने नाम जा रहा हूं। नाम ले लेना फिर जब रिपोर्ट हो चुके हैं तो, आसिफ साहब। देखिए, आपकी नॉलेज में है वो कौन लोग हैं, वो सारे लोग, क्योंकि एक तो नहीं आपने है तो वो कि नाम सिक्योरिटी इदारों को दिए हैं ना, तो फिर नाम लेने में तो कोई कबात नहीं, देखिए, आसिफ भाई। मैं आपको यही बता रहा हूं, कोई एक तो नहीं है। अब मैं इसको अभी इस चैनल पे दो नाम लेके चार छोड़ जाऊं तो ये मुनासिब मेरे लिए नहीं है। वो तमाम नाम तमाम सिक्योरिटी इदारों को, तमाम पुलिस के जो भी सीटीडी के अफसरान हैं, उन तमाम लोगों के पास मौजूद हैं। और हमें उम्मीद है कि इस पे हम वेट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो कब इस पे एक्शन, जो भरपूर उनके खिलाफ एक्शन हो। कुछ एक्शन उन्होंने किए हैं, कुछ बंदों को उन्होंने अरेस्ट भी किया, कुछ को आइडेंटिफाई भी किया है उन्होंने। लेकिन हम समझते हैं कि इसमें मजीद काम करने की जरूरत है इस हवाले से। 2023 में जो सिस्टम था वो सिस्टम हिला है, उसकी बुनियादें हिली हैं। क्या वो सिस्टम आप समझते हैं कि 2024 में भी इसी तरीके से श्रिंक होता रहेगा
और आप लोग आराम से काम करते रहेंगे, या फिर सिस्टम दोबारा देखिए, हावी हो जाएगा आप लोगों पर? अभी तो मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूं कि अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, एक बात आपने बात किया 2024 की, तो मुझे नहीं पता कि जब गवर्नमेंट चेंज होगी आगे क्या मामलात होंगे, क्या आगे भी ये विल जो सिक्योरिटी इदारों की भी है, तमाम इदारों की मुल्की सतह पे जो इदारों की जो विल है वो कायम रहती है। हमारी ख्वाहिश है कि ये जो सबसे ज्यादा मुश्किलात जो होती हैं उन अफसरान को हैं जो इंतजामी अफसरान हैं, उन इंतजामी अफसरान को ये यकीन दिलाना या उनको ये थोड़ी सी तसल्ली हो कि जो भी सही काम है उसको करना चाहिए, जो गलत काम है उसको नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये, मैं तो उसको इंश्योर नहीं कर सकता, लेकिन जो आने वाली हुकूमत है वो अगर उनको उनका भरोसा, उनका एतमाद उनका आने बढ़ा वाली है। हुकूमत पे भरोसा है आपको? सर मैं तो, ये बात तो ऐसी है कि मैं किसी को हिट करूं नहीं, मतलब कि मैं किसी एक, आने वाली हुकूमत की पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, मैं शख्सियत की बात नहीं कर रहा। कि आने वाली हुकूमत की पॉलिसीज पर, आने वाली हुकूमत की कारकर्दगी पर क्या आपको भरोसा है? क्या आप समझते हैं कि मुल्क में इनकलाब बर्पा हो जाएगा और जो आप कह रहे हैं वो ही होगा? सर इनकलाब की बात तो आप भी माशाल्लाह सारी नहीं, चीजें मतलब देखते हैं, मैं आपका भी देखता एतमाद है, हूं। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर है देखिए अपकमिंग गवर्नमेंट से? हमारी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना। जी। हम किसी के कहने पे उम्मीद नहीं छोड़ सकते। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे हो जाएंगे हालात, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि इस सेटअप को, जो ये सेटअप है अभी निगरान हुकूमत का और ये जो सारी पॉलिसीज है, अगर इनको ये कुछ टाइम मिलता, मैंने जैसे अब आपने कहा कि ये अनाउंस हो चुका है 8 फरवरी को होना है, तो लाजमी एक कानून है, एक अगर ये मुल्क में अबूरी हुकूमत अपना निज़ाम है। टेन्योर और बढ़ा देती तो यकीनन इससे फवायद मेरी, होते। हम अपनी ख्वाहिश बता ये रहे हैं, हम आपकी कोई ख्वाहिश है, कानून की बिल्कुल बात नहीं कर बिल्कुल रहे। आपकी ख्वाहिश है हमारी ख्वाहिश ये क्या है? आपकी हमारी ख्वाहिश है। ख्वाहिश ये है अच्छा, मुझे आखिर में ये कि बता दें आसिफ साहब कि साल 2024 में क्या प्रॉपर्टी की कीमतों में हलचल होगी, इजाफा होगा? जो नुकसान हुआ है उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी होगी, या ये साल भी खामोशी से गुजर जाएगा? मैं समझता हूं कि साल 2024 के पहले क्वार्टर के बाद, यानी पहले 3 माह के बाद इंशाल्लाह ताला इस सेक्टर में बेहतरी आएगी। लेकिन ये मशरूत है इंटरेस्ट रेट के कम होने पे, और हमें यकीन दहानी, मतलब मैं समझता हूं कि हम जहां बात करते हैं बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से, स्टॉक एक्सचेंज के लोगों से, तो उनको ये यकीन है कि 7% से करीब जो है ना, ये इंटरेस्ट रेट जो है ये डाउन हो जाएगा। और इसके डाउन होने का मतलब है कि पाकिस्तान का तमाम सेक्टर जो है वो चलने शुरू हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह हमारे इदारों ने स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई की, जिस तरह डॉलर की माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, अगर अब वो तीसरा काम, ये जो इंटरेस्ट रेट है उस पर भी अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ताला आने वाले पहले क्वार्टर में और इसके बाद के सेकंड क्वार्टर में आपको बड़ी अच्छी खबर मिलेगी हमारे सेक्टर के हवाले से। क्योंकि देखें, हमारे सेक्टर में 40% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी की है। बिल्कुल। उसका एक ही कंसर्न है कि वो कहते हैं कि डॉलर के रेट को अगर उनको ये यकीन हो जाए कि अब मजीद नहीं बढ़ना, तो वो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट दोबारा से शुरू कर देंगे, जो कि बिल्कुल अभी स्टॉप है। बिल्कुल, एंड बहुत यूजर शुक्रिया तो आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर रियल एस्टेट या बिल्डर साइड पर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यकीनन कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब डॉलर नीचे जाएगा। और जब डॉलर नीचे जाता है तो फिर सरमायाकार फाइनेंस मार्केट में, मिनी मार्केट से पैसा एग्जीक्यूट करता है, गोल्ड मार्केट से एग्जीक्यूट करता है और फिर रियल एस्टेट सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है। वाकई में ये साइकिल होता है, और जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टर को जहाँ फ़ायदा होगा वो वहीं पर ही पैसा लगाएगा। और इसमें खैर कोई दो राय नहीं कि 2023 कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज वाला रहा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा मसाइल थे। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, सेमनी का टैक्स भी लग गया, फिर जाहिर सी बात है जो स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन की गई थी वो कल्चर की वजह से भी रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ताहम अभी जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट की जो वैल्यूएशन है उसमें 60% डिक्रीज़ आया है। और आसिफ समजम जो चेयरमैन आबाद हैं वो ये कहते हैं कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के बाद उम्मीद की जाएगी कि रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करे, लेकिन उसके लिए हुकूमत की पॉलिसीज़ बेहतर होना ज़रूरी है। तरजीहात में हुकूमत के शामिल होना ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अगर वो तरजीहात में शामिल नहीं होगा और मज़ीद टैक्सेस आयद किए जाएंगे तो यकीनन ये सेक्टर 2024 में भी इंतहाई ज़बो हाली की जानिब गामजन रहेगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।